नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पिछले एक दो महीने से हमारा जो करंट अफेयर्स की सीरीज थी वो बहुत हद तक डिस्टर्ब हो गई क्योंकि हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स बना नहीं पा रहे थे। अब लगा कि वो जो 15 दिन का कंसेप्ट शुरू किया था वो ठीक नहीं था। अब वीकली करंट अफेयर्स जैसे सिस्टमेटिक पहले हम 2 या 3 साल से लगभग कर रहे हैं, वही अब फिर से जो है वो सिस्टमेटिक शुरू हो रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं 19 से 25 जून के करंट अफेयर्स की। आज 28 जून है, कल ये वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा सुबह। और अब कंटिन्यू हर वीक का करंट अफेयर्स जो है वो आपको संडे को या मंडे की मॉर्निंग को आपको यूट्यूब के ऊपर अपलोड मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अच्छे क्वेश्चंस लेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में भी हेल्प हो, आपकी अप्रोच भी डेवलप हो। यदि आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहा है तो वो ये समझे कि ये करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं, इससे आप सब्जेक्ट को भी जोड़ेंगे। हम सब्जेक्ट को भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स कैसे जो है वो लिंक होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है जीआई टैग से। अभी देखिए, जून के महीने में ही मध्य प्रदेश को 12 जीआई टैग की एंट्री मिली है। हालांकि अभी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट्स के ऊपर उनका जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उसकी जानकारी उन्होंने बहुत हद तक दी नहीं, लेकिन इंटरनेट पर जो वेबसाइट्स है वहां पर हमें काफी कुछ इसके ऊपर जानकारी मिल जाती है। पहले हमारे पास 27 जीआई टैग थे, जिनमें 3 जीआई टैग जो थे उनको हमने लोगों के लिए भी साइन करा रखा था, यानी टोटल 30 मान लें फिर उसको। अब उसमें ये जून में 12 और एक साथ जुड़ गए। तो इनमें कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहां से ही हम शुरू करते हैं। जैसे पहला जीआई टैग, वो है जीआई टैग प्राप्त खुरसानी खुरासानी इमली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज मान के चलिए, अभी जो जीआई टैग मिले हैं, अभी नीचे क्वेश्चन मैंने पूर्वों के लिए, जैसे जबलपुर की मटर को जीआई टैग मिला है, या गराड़ू को जीआई टैग मिला है, या बालम खीरा को जीआई टैग मिला है। इन पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बन सकते क्योंकि ये तो अपने आप में प्रोडक्ट है। लेकिन कोई चीज ऐसी है जिसको लाया गया हो या जिसकी अपनी एक स्टोरी है, जैसे कहते हैं ना महेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, स्टोरी है, तब हमको वो चीज को पढ़ना पड़ेगा। तो जीआई टैग में पहला क्वेश्चन है, अफ्रीकी वृक्ष बाओबाब को ही खुरासानी इमली कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। खुरासानी इमली यहाँ मध्य प्रदेश के मांडू की पहचान है, ये भी सही है। खुरासानी इमली की खोज फ्रेंच वनस्पति शास्त्री एंडरसन के द्वारा की गई, ये भी सही है। और खुरासानी इमली के वृक्ष को मालवा सल्तनत के सुल्तान होशंग शाह, जिसे हम अल्प खां भी, ये अल्प आधा ला आएगा इसमें, अल्प खां आधे उसमें लिखते हैं, अल्प खां के शासनकाल में इस भारत लाया गया था। ये क्वेश्चन एक्चुअल गलत है। पहले तो ये क्वेश्चन क्यों गलत है, देखिए, खुरासानी जो इमली है वो हमारे यहाँ का वृक्ष नहीं, वो अफ्रीकी वृक्ष है। और उस वृक्ष को मांडू में ही लाया गया और फिर वो धीरे धीरे मांडू की पहचान बन गया। मांडू और उसके आसपास धार जिले से वो पहचान में आने लगा। अब सपोज मान के चलो हमने ना पढ़ा हो इस आर्टिकल को, पहले तो ये आर्टिकल कहाँ लिखा हुआ है वो हम देख लें, जिससे हमको चीजें समझ पड़ जाए। ये हम धार डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप तीसरी लाइन देखें तो ये लिखा हुआ है, हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका के शुष्क प्रदेश में उगने वाला बाओबाब इसका वानस्पतिक उदाहरण है। 14वीं शताब्दी में महमूद खिलजी के शासनकाल के दौरान वृक्ष अफ्रीका से मांडव लाया गया और बाओबाब को का नामकरण खुरासानी इमली हो गया। इसी का नाम मांडवी इमली भी है। ये पेड़ देखने में ऐसा लगता है कि किसी ने उल्टा करके लगाया हो, जड़ें ऊपर तना नीचे जैसे दिखाई देता है। काफी अपने साथ जो है वो पानी अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अपने पूरे जीवन काल में 1,20,000 लीटर तक पानी का संग्रह जो है वो करता है। बाकी जानकारी यहाँ पर। अब हुआ क्या है, ये प्रश्न क्यों बन सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, इसकी पूरी एक आर्टिकल है, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि यार कहीं से कोई चीज लेकर आए। तो जब हम अगर मान के चलिए हमने पढ़ मतलब खुरासानी इमली तो पढ़ लिया, लेकिन हमने मालवा सल्तनत में अब तुक्का लगाना है। तुक्का लगाना है तो क्या लगाओगे तुक्का? सबसे पहले तो आपको दिलावर खां याद आएगा, क्योंकि मालवा सल्तनत की जो पहली डायनेस्टी, प्रॉपर जो डायनेस्टी खड़ी हुई मालवा सल्तनत में, उसमें गौरी डायनेस्टी थी जो दिलावर खां ने खड़ी करी। दिलावर खां के लड़के से जो है वो एक इंडिपेंडेंट मालवा सल्तनत खड़ी हुई, होशंग शाह, जिसे अल्प खां भी कहते थे। उसके बाद की प्रक्रियाओं में खिलजी डायनेस्टी भी आई। जैसे अपने दिल्ली में खिलजी डायनेस्टी थी, वैसे यहां भी थी। उस खिलजी डायनेस्टी में महमूद खिलजी नाम का शासक था जिसने ये डायनेस्टी खड़ी करी। उसके शासनकाल में ये वृक्ष यहां लाया गया। तो अब हमारे सामने वो यूनिक, चूंकि वो आर्टिकल में यूनिक जानकारी है उनकी वेबसाइट में, इसलिए वो प्रश्न यूनिक तरीके से हमसे पूछा जा सकता है। अदरवाइज वो प्रश्न को इतना यूनिक हमसे पूछते नहीं। तो अगर आप हिस्ट्री की भी तैयारी कर रहे हैं
मतलब जैसे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी हिस्ट्री का, सपोज कल किसी का हिस्ट्री का है, वो कहेगा अभी खुरासानी इमली को जो है वो जीआई टैग मिला। आपको मालूम है कौन मालवा के शासक कौन से थे जिसने लेकर आया? आप कंफ्यूज हो गए। अब पढ़ा ही नहीं तो कैसे? तो ये चीजें ऐसी यूनिक क्वेश्चंस आजकल जो है वो आने लगे एग्जाम में। ठीक है। तो ये है जीआई टैग। बाकी मैंने पूरे जीआई टैग जो है वो लिए हैं, ये आपको मैं दिखा भी दूंगा। जैसे हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के प्रसिद्ध जम्बो सीताफल को जीआई टैग प्रदान किया गया। अब इसमें तो हमको सिवनी कुछ नहीं पढ़ना। ऑलरेडी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जम्बो सीताफल पहले से भी जो है वो चर्चा में है। उद्यानिकी विभाग की बड़ी उपलब्धि, एमपी गवर्नमेंट का जो है वो ये प्रेस रिलीज है। सिवनी के जम्बो सीताफल को मिला जीआई टैग। क्या करेंगे इसमें डिस्कशन करके? कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं। आप सोचोगे वो पूछे सीताफल के न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, सीताफल का वैज्ञानिक नाम, अरे इतना समय नहीं है उनको पूछने का भाई। ठीक है, जीआई टैग में उसका वैज्ञानिक नाम, हाँ फॉरेस्ट का कोई पेपर दे रहे हो तो आपसे चीताफल का वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले 5 सबसे ज्यादा वृक्षों में 5वें नंबर पे ये चीताफल ही आता है। यहाँ पर जम्बो नहीं, चीताफल के वृक्ष आते हैं। वो वहां आ सकता है, बाकी किसी जगह नहीं आ सकता। या जैसे जून 2026 में जो जीआई टैग मिले उनमें 4 प्रमुख कृषि उद्यानिकी उत्पादों में मालवी आलू। बिल्कुल सही है, क्या करना है उनको ज्यादा मालवी आलू के बारे में अंदर पढ़ के। जबलपुर की मटर, ऑलमोस्ट हम जानते हैं कि मटर, देखो एक समय ऐसा था कि मटर को हम दलहन फसल में दिमाग ही नहीं लगाते थे। अगर आप मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो उसमें जो दलहन फसलें हैं जैसे अरहर है, तुअर है, मूंग है, चना है, उनमें हम मटर भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना लेंगे। बालम खीरा, बालम खीरा गलत है यहाँ पर, मतलब इसमें हमको गलत चुनना था, तो ये बालम खीरा गलत है क्योंकि बालम खीरा जो है वो रतलाम की पहचान है। वो सैलाना के आसपास होता है। वहां अगर आप कभी रतलाम, मंदसौर, नीमच वाली बेल्ट में घूमने जाएंगे तो बाजार हाट में जो है अगर कहा जाए वो एक ककड़ी मिलती है वहां पर, बालम खीरा। हालांकि वो जो हम रोज ककड़ी खाते वैसी नहीं होती। वो आपने जो खरबूज खाया है, तरबूज का ही जोड़ीदार होता है खरबूज, उस खरबूज को ककड़ी में तब्दील कर लो, मतलब उसका शेप ककड़ी जैसा कर लो, वैसा कुछ होता है। बरहानपुर में हम बहुत अच्छे से जानते हैं केला, ऑलमोस्ट हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इनमें बहुत अंदर क्वेश्चन नहीं बने। तो इसलिए लिखा ना बरहानपुर के केला को मिला जीआई टैग, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, पहले से हाँ आप मान के चलिए कोई ऐसा पेपर देखो, नेचर एग्जाम का जरूर देखा करो। अभी पीएससी का पेपर दे रहे हो आप प्री का, ये केवल बुरहानपुर का केला, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उद्यानिकी विभाग का पेपर दे रहे हो तो आपको ये लाइन याद करना पड़ेगी कि बरहानपुर जिले में केले की खेती का इतिहास वर्ष 1960 के आसपास से जुड़ा हुआ। जिले की अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, ये डेस डेस डेस, ये आप वहां लगा सकते। तो ये उस स्थिति में हमारे लिए चीजें जो है वो काम की। एक सेकंड, एक एक मिनट ये, हाँ, उस स्थिति में ये हमारे लिए जो है वो काम का हो सकता है, बाकी स्थिति में हमारे लिए काम का नहीं हो सकता यहाँ पर। तो किसानों की मेहनत को मिला राष्ट्रीय सम्मान, बुरहानपुर के केले को मिला जीआई टैग, उसको यहाँ पर हमको अंदर नहीं पड़ा। बालम खीरा, गराड़ू अब दुनिया में बनाएंगे अलग पहचान जीआई टैग से। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में मशहूर जो है वो सर्दियों की डिश गराड़ू, ऑलमोस्ट सब जानते हैं। रतलाम के सेलाना का जो है वो बालम खीरा, ऑलमोस्ट सब जानते हैं, वहां का आदमी तो जानते ही होगा। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं कि नहीं जानता होगा। मालवा का तो कोई भी बच्चा, इंदौर वाला होगा तो सब शादियों में गराड़ू खाया होगा। जहां तक कि अगर आप रात में चौपाटी चले जाए या क्या बोलते हैं ये जो अपना सराफा चले जाए, वहां भी गराड़ू आपको मिल ही जाएगा, वर्ष भर मिलेगा। तो वो बहुत अंदर नहीं आएगा कि इंदौरी मालवी आलू, गराड़ू, ये प्रश्न बहुत अंदर नहीं आएंगे। या ये जो 4 जगह का, हाँ इनमें अब कुछ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ये आपके आ सकते हैं। जैसे जून 2026 में मध्य प्रदेश की पारंपरिक कला के 4 जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमारे लिए आ सकता है। जैसे भोपाली बटुआ जरी क्राफ्ट का, बिल्कुल सही है। जब भोपाल में नवाबी सल्तनत यानी नवाबी शासन की जब शुरुआत हुई, तो उस नवाबी शासन की शुरुआत के दौरान भोपाल में सोने और चांदी के धागों से ये जरी का काम जो है वो शुरू हुआ। इसमें बटुए के अलावा कपड़ों के ऊपर भी, जैसे अगर अपन लखनऊ में जानते हैं ना, तो लखनऊ में क्या होता था, कॉटन के ऊपर काम होता था, उसको चिकनकारी बोलते थे। और ये जो भोपाल और इसके आसपास का बेल्ट है अपनी जरी के लिए तो बहुत फेमस थे। फिर वो जरी धीरे धीरे, अब नवाबी शासन चला गया तो वो जरी जो है वो अब तो रेडीमेड सिंथेटिक जो है वो आपको मालूम है कि सब मटेरियल आने लगा। तो अब वो केवल बटुए तक ही सीमित रह गया। ज्यादा ट्रेडिशनल जरी का काम करने वाले तो इक्के दुक्के मिलते हैं। यहाँ आप कभी भोपाल कभी मौका मिले आपको आने का, तो लखेरापुरा करके एक जगह पड़ती सिटी में, तो वहां पर आपको ये बटुओं की कोई पुरानी दुकानें जो है वो मिल जाएंगी। खजुराहो का मेटल क्राफ्ट जोड़ीदार है। अभी जैसे मैंने इसको डिस्क्रिप्टिव अपने बच्चों को पढ़ाया तो मैंने क्या बोला कि खजुराहो से जाओगे तो कहाँ जाओगे, खजुराहो से बढ़ते हुए टीकमगढ़, दतिया,
इन्हीं जिलों की ओर बढ़ोगे, ऑलरेडी टीकमगढ़ दतिया का बेल मेटल पहले फेमस है, उसी से लगा हुआ है खजुराहो। कभी आप मैप रीडिंग करो तो आपको पता चल जाएगा, टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी, खजुराहो, ये सब जो है वो बीच में, इसमें उत्तर प्रदेश का ललितपुर, इन सब जगह पर मेटल का काम होता है। खासकर एलॉय का काम होता है, सीधे एक मेटल पे नहीं होता। ज्यादातर जैसे ब्रास यानी पीतल बना लेते हैं, तांबा और जस्ते को मिला के, तो ब्रास का काम होगा। ब्रॉन्ज यानी कांसे का भी मेटल का काम होता है ना। तो वो लिंक होता है क्वेश्चन। मालवा पेंटिंग, ये मालवा एक्चुअल जो है, मालवा पेंटिंग जो है वो इंदौर की पहचान नहीं है, पहली चीज। मालवा पेंटिंग धार की पहचान। अभी यूपीएससी में इस बार जो क्वेश्चन आया था वो धार की ही पेंटिंग से आया, और धीरे धीरे धार से ही उस पूरे क्षेत्र में जो वो पहचान बने, लेकिन आज भी इसकी आइडेंटिटी धार से ही है। ठीक है, तो वहां पर तो ये वाला जो है वो हमारा गलत हो गया कि भाई ये तो धार से पहचान है। सारंगपुर हैंडलूम साड़ी एंड फैब्रिक्स, जिला राजगढ़। अब इसमें जो है वो, आप कभी कोई बच्चा राजगढ़ का हो, तो राजगढ़ में वो सारंगपुर हैंडलूम नाम से तो फेमस ही नहीं, वो कोटा मसूड़िया नाम से फेमस। कोई आपसे पूछे कि भाई ये कोटा मसूड़िया की साड़ी जो है वो कहाँ की फेमस है, तो आप कहोगे भाई ये सहारनपुर चले जाओ। और वो साड़ी के लिए फेमस है, बाकी चीजों के लिए तो है, कपड़ा और भी मिलता है, लेकिन एक्चुअल जैसे अपन बोलते हैं ना कि हम कहें कि महेश्वर जा रहे हैं, तो महेश्वर में तो आपको सब तरह का कपड़ा मिल जाएगा, लेकिन महेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, ये साड़ी के लिए फेमस है। वहीं अगर आप बाग चले जाओगे, धार जिले का, तो बाग प्रिंट जरूरी नहीं कि साड़ी के लिए, वो प्रिंट है, वो किसी भी कपड़े पे आ सकता है। आप उज्जैन चले जाओ, भैरूगढ़, छीपाकारी किसी भी कपड़े के ऊपर हम कर सकते। तो वो जो छीपाकारी है, बाग प्रिंट है, वो स्पेसिफिक साड़ी को आइडेंटिटी नहीं दे रहा। लेकिन जब हम सारंगपुर हैंडलूम जाते हैं तो वो साड़ी की ही पहचान है। कभी आप इंटरनेट पे भी टाइप करिए कोटा मसूड़िया साड़ी, आपको मिल जाएगा। और क्यों? क्योंकि राजगढ़ से एक छलांग लगाओगे तो राजस्थान पहुंच जाओगे, बॉर्डर शेयर करता है वहां से, है ना। तो ये एक बेसिक सी जानकारी कि ये हमारे लिए काम का है। तो जैसे लिखा है खजुराहो का मेटल क्राफ्ट, मालवा पेंटिंग यहाँ पर, और इनकी जब व्याख्या करते हैं हम ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर, तो हमें पता चलता है कि जिन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ उसमें खजुराहो मेटल क्राफ्ट छतरपुर, मालवा पेंटिंग धार, सारंगपुर हैंडलूम फैब्रिक्स राजगढ़, भोपाल बटुआ जरी का काम भोपाल, ये। तो इससे काफी जो है वो चीजें मिली। अब अगर मान के चलिए आप में से कोई मेंस लिख रहा है, देखो मेंस में भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। एक मेंस में एक टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, तो आप उसको इससे जो अगर कहा जाए, इनको जोड़कर आर्टिकल बना लो। जैसे आपको दिख रहा है कि भाई इससे पारंपरिक कौशल को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय पहचान मिलेगी, हमारी संस्कृति के महत्व को आधारशिला मिलेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। यहाँ पर अगर कहा जाए किसान वाले में लिख लो, किसानों की आर्थिक आय जो है वो बढ़ेगी। यहाँ पर ये वो प्रेरित होंगे उन चीजों को लगाने के लिए जब उस जगह से पहचान है कि यही आपको मेंस में लिखना रहता है। तो ये पूरा आर्टिकल जो 12 है, अब आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक चीज बताऊं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जून से पहले तक की स्थिति में, यानी मई तक की स्थिति में, अगर हम मध्य प्रदेश में ध्यान से देखें तो हमारे पास 27 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन थे, जिसमें पहला चंदेरी की साड़ी थी। यहां से मध्य प्रदेश को जीआई मिलना शुरू हुए। धीरे धीरे बढ़ते 2025 में हमने 6 जीआई टैग्स लिए, और फाइनली पन्ना का जो हीरा है वहां तक हम जीआई टैग पे चले गए। टोटल 27। आपको लग रहा हो कि साहब 30 लिखे हुए, नहीं। आप मेरा इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो देखिए, मैंने उसमें पढ़ा है कि ये 30 में से 3 को लोगों के लिए भी जीआई टैग मिला। जैसे बाघ प्रिंट है, उसका लोगो है। इंदौर के चमड़े के खिलौने हैं, उसका लोगो है। दतिया टीकमगढ़ के बेल मेटल वर्क है, उसका लोगो है। अब ये लोगो से बेनिफिट क्या है, जो दतिया टीकमगढ़ का बेल मेटल है, ये खजुराहो के मेटल वर्क से अलग हो जाएगा, ध्यान रखना, उससे इसकी अलग आइडेंटिटी हो जाएगी। तो इनमें, इन 27 जीआई उत्पादों में आप 12 और अभी ऐड ऑन कर, इस तरह से नए जीआई उत्पाद के ऊपर एक आर्टिकल आप लिख सकते हो। उसमें कुछ भी क्वेश्चन जो है वो आपसे, अब वो क्या पूछेगा वो तो मुझे नहीं मालूम है। दूसरा, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जितने भी जीआई प्रोडक्ट है इनको आप एरो बना के क्लासीफाई कर लो, है ना। जो है वो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए अलग कर लो एक लिस्ट, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए अलग कर लो लिस्ट, फूड इंग्रेडिएंट जो है अगर कहा जाए खाद्य उत्पाद वगैरह जो है उससे जुड़े हुए अलग कर लो कि कौन कौन से खाद्य, जैसे रतलामी सेब है खाद्य उत्पाद में आ गया, झाबुआ का कड़कनाथ चिकन है खाद्य उत्पाद के अंतर्गत जो है वो आ गया। इनको खाद्य उत्पाद के अंदर अलग, यानी ऐसी एक अलग अलग लिस्ट बना, तो इससे आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा, ये याद रखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी क्यों है? क्योंकि एक साथ हमने 3 युद्धपोत शामिल किए। जब एक साथ 3 युद्धपोत शामिल किए तो देखो क्या है, पेपर सेटर को चाहिए 4 ऑप्शन, 3 तो उसको दिख ही रहा है, एक कोई भी डाल देगा। जैसे हमने भी यहाँ पर 3 तो ले लिया, आईएनएस दूनागिरी शामिल हुआ, बिल्कुल सही है। आईएनएस संशोधक शामिल हुआ, बिल्कुल सही है।
आईएनएस जो है वो अग्रे शामिल हुआ, बिल्कुल सही है, आईएनएस विक्रमादित्य जमाने से हमारे पास है। तो टेक्निकली ये तीन जो है युद्धपोत एक साथ राष्ट्र को समर्पित किए गए। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी आपको मालूम है कलकत्ता का जो पोर्ट है उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, वहां प्रधानमंत्री जी ने ये हम नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये मतलब राष्ट्र को दी है या समर्पित की। तो आपको दिख रहा है कि भारतीय नौसेना में इस सप्ताह के अंत तक कोलकाता में तीन युद्धपोत, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस एग्रे, आईएनएस संशोधक को शामिल करने जा रही है। यानी हो गए, अब जब आर्टिकल हम बनाते हैं तब पहले का रहता है। अभी तो ये ऑलमोस्ट अगर कहा जाए तीनों जो है वो एक साथ जो है वो आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब अब किस रूप में होगा वो तो मैं नहीं बता सकता, बट ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। अगला क्वेश्चन, वो बच्चे जो हिस्ट्री से कोई सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, सपोज वो असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी ऐसे क्वेश्चन तभी चर्चा में आते हैं। जैसे आप याद करो, पिछले 7-8 साल में धोलावीरा नाम की जो साइट है, क्योंकि धोलावीरा में हमको अब तक का इतिहास का हमारा सबसे प्रसिद्ध साइन बोर्ड मिला, ठीक है, मतलब जैसे घर में स्वागतम का बोर्ड होता है ना, ऐसा एक साइन बोर्ड मिला था धोलावीरा में। काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, धोलावीरा कहाँ है, धोलावीरा कहाँ की साइट है, किस स्टेट में है, किससे संबंध है, ऐसे कई क्वेश्चंस हैं। तो अब हमारे लिए चूंकि राखी गढ़ी में एक साथ तीन हमको ह्यूमन स्केलेटन मिले, एक बड़ी उपलब्धि। और राखी गढ़ी ऐसा नहीं कि कोई वर्तमान में, 1963 से राखी गढ़ी में एक्सक्यूवेशन का काम हो रहा है। 1963 में, उस समय जब राखी गढ़ी में पहली बार जो उत्खनन का काम शुरू हुआ था आर्कियोलॉजिस्ट्स के द्वारा, उसके बाद से लगातार राखी गढ़ी चर्चा में। तो वो आपको प्रश्न दो तरह से बना सकता है। एक तो ये है कि हाल ही में ये पूछ लेगा कहाँ मिले, तो राखी गढ़ी हरियाणा, ये क्वेश्चन हमारे लिए आंसर जो है वो हो सकता है या नहीं, ये वाला। दूसरा, कि वो अगर सपोज मान के चलिए आपको ये ना पूछना चाहे, तो वो आपको जिला पूछ सकता है कि राखी गढ़ी, सॉरी, आपको स्टेट पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चित राखी गढ़ी आर्कियोलॉजिकल साइट किस स्टेट। अब कई बार क्या होता है ना, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, ऐसे क्लैश होते हैं एग्जाम में कि सब कबाड़ा हो जाता है। तो ऑलमोस्ट हमको मालूम है, जैसे लोथल है, सबको मालूम है डॉकयार्ड के लिए फेमस है, जितनों भी बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल हमारा पहला डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा था, जहां से हम पर्शिया के साथ ट्रेड करते थे, उसकी जानकारी मिलती। और वहां हमको एक बीट फैक्ट्री, मनके का कारखाना भी मिला, वो बहुत फेमस है। राखी गढ़ी ऑलमोस्ट बहुत, धोलावीरा भी साइन बोर्ड, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत, काले रंग की चूड़ियां मिली, तो इसलिए कालीबंगा। तो ये सब हिस्ट्री के अंदर अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाए हुए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, राखी गढ़ी से प्राप्त मानव कंकाल अवशेषों के उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंपा। हरियाणा के राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल से हाल ही में प्राप्त मानव कंकालों के अवशेषों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा डस डसा, ये पूरा जो है वो आर्टिकल है इसमें। एक्चुअल जो है अगर कहा जाए, सिंधु सरस्वती सभ्यता की साइट है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि लगभग 500 हेक्टेयर, ये हेक्टेयर वगैरह तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछेगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें राखी गढ़ी को किससे जोड़कर देखा जाए, सिंधु सरस्वती से या कुछ और जो भी आपको नाम वो देना चाहे। जैसे गुजरात की साइड हमको मिली ना लोथल, तो वो भोगवा नदी के किनारे, तो हम भोगवा वर्ड याद करते हैं उसमें। यहाँ पर हमको सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात वस्ती के रूप में व्यापक मान्यता प्राप्त है, डस डस डस, बाकी तो हमारे कोई काम का जो है वो है नहीं इसमें। तो ये क्वेश्चन ऐसे करंट के साथ लिंक हो सकता है। और जो भी बच्चे हिस्ट्री को मतलब सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि राखी गढ़ी का हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए। 1963 में कैसे एक्सक्यूशन हुआ, किसने कराया, कौन उसमें उसको लीड कर रहा था, ये सब प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिए। अगला है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फुटपाथ पर चलने के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया? Under which article has the Supreme Court recently recognized the right to walk on the footpath as a part of fundamental right? आंख बंद करके भी अगर कोई इसका आंसर लगाना चाहे, तो कोई भी स्टूडेंट इसका आंसर लगा दे। हर एक बच्चा जानता है आर्टिकल 21, हम बहुत अच्छे से जानते हैं आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और यही एक ऐसा आर्टिकल है जो पिछले 50 साल से जिसकी व्याख्या लगातार बदल रही है। आप याद करो केशवानंद भारती केस, जब केशवानंद भारती केस आया और उसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक ढांचे की बात करी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम की बात करी,
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संविधान में खूब संशोधन करिए, कोई मना नहीं है आपको संविधान में संशोधन करने की, पर संवैधानिक ढांचा आपका जो है वो खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद से आज तक अगर हम अपने संवैधानिक ढांचे, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है हमारा, उसकी व्याख्या अगर करें तो सबसे ज्यादा आर्टिकल 21, जैसे मान के चलिए आपके आसपास एनवायरनमेंट से आपको दिक्कत हो रही है, आर्टिकल 21 के तहत आप कोर्ट में जा सकते हैं। आप रोड एक्सीडेंट से आपको दिक्कत हो रही है, आर्टिकल 21 के तहत जा सकते हैं। सरकार आपको प्रॉपर हेल्थ उपलब्ध नहीं करा रही, आर्टिकल 21 के तहत जा सकते हो। आपको किस व्यक्ति से विवाह करना है, किसके साथ रहना है, आर्टिकल 21 के तहत जा सकते हो। आपको अगर इंटरनेट सुविधा नहीं मिल रही और उससे आपको लगता है कि इंटरनेट से ही मुझे सूचनाएं मिलती हैं, तो ये मेरी प्राण और दहेज को सुरक्षित करने का एक साधन है इंटरनेट, तब भी आप राइट टू इंटरनेट के तहत, आर्टिकल 21 के तहत कोर्ट में जा सकते हो। मतलब आज हम ये सोचें कि एक व्यक्ति को अपना शरीर या जीवन या प्राण बचाने के लिए हर वो बात जो उसके प्राण का संकट हो सकती है, वो सरकार से पूछ सकता है, साहब आप ये मेरे लिए क्या कर रहे हैं, और ये तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मेरे अधिकार का उल्लंघन है, तो आप करो। यहाँ पर जैसे मान के चलिए किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो गया, बहुत पॉल्यूशन, कोर्ट में कोई चला गया, साहब बोले साहब ये पॉल्यूटेड हवा ले रहा हूँ, इससे तो मेरी जान जा सकती है, और संविधान तो आर्टिकल 21 के तहत मुझे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है, तो भैया मेरे लिए करो, तो सरकार फिर एक्शन लेगी, आओ भैया करते हैं आपके लिए काम। उस हिसाब से इसकी व्याख्या लगातार होती रहती, तो ये आप हमेशा ऐसे भी याद रखिए, आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये है बेसिक, अभी पढ़ा भी होगा आपने। ये तो वन लाइन का है। ग्लोबल एआई आउटसोर्सिंग रेडीनेस इंडेक्स 2026 में 84.55 स्कोर के साथ भारत कौन से नंबर पे है? नंबर 1। चूंकि जब किसी स्कोर में या किसी इंडेक्स में भारत अपनी रैंकिंग सबसे ऊपर रखता है, तो वो न्यूज में भी काफी लंबे समय तक चर्चा में रहता है। उसके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते रहते हैं कि अच्छा, मुझे अगर कहा जाए कि हम नंबर 1 है, तो नंबर 1 है तो हम उसको प्रमोट करेंगे। तो सरकार भी कई बार जो है वो अगर कहा जाए इसको प्रमोट करती है। तो उस हिसाब से तो ये जो अगर कहा जाए दिख रहा है कि इंडिया टॉप ग्लोबल एआई आउटसोर्सिंग रेडीनेस इंडेक्स विद 84.55 स्कोर। बाकी हमारे लिए कुछ काम का है नहीं। अगला है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम। तो स्वस्थ आयु के लिए योग, यहाँ पर अगर कहा जाए योग फॉर हेल्दी एजिंग, तो ये थीम अगर आप 6 महीने के बाद कोई एग्जाम दे रहे हैं, तब मेरे लिए नहीं लगता कि काम की। हाँ, अभी जैसे कोई एमपीपीएससी का मेंस दे रहा है अभी अगस्त में, सितंबर में, और आपको 2 नंबर में क्वेश्चन दे देगा योग दिवस, क्योंकि आयुष सब्जेक्ट में थर्ड पेपर के अंदर तो क्वेश्चन दे दिया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम लिखी, अब दिमाग खराब हो गया कि हम वो तो पढ़ के ही नहीं है, हमने योग के ऊपर पूरा आर्टिकल पढ़ लिया, 8 प्रकार पढ़ लिए, सब पढ़ ली, थीम भूल गए पढ़ने। और अभी हाल फिलहाल में 2-4 महीने के जो भी अपने करंट अफेयर्स वाले जो पेपर में करंट अफेयर्स का सेक्शन है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल डे फॉर योग 2000 इन फ्यू मिनट्स टुडे, दिस डेज योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ही प्रेस रिलीज है, ये हमारे लिए काम का हो सकता है। हमारे यहाँ ये क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं है, हमारे यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम हुआ, मेन इवेंट तो हमारे यहाँ छतरपुर में हुआ, खजुराहो में, लेकिन जबलपुर में शामिल हुई राष्ट्रपति जी, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद पूछ लें कि मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में राष्ट्रपति कहाँ शामिल हुई। वो क्वेश्चन चाहे तो वो पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा और गलत मत करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको किसी भी रूप में एग्जाम में जो है वो बन सकता है। 19 जून को मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय सिकल सेल कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? अब ध्यान से सुनिए, अब वो अगर जिला पूछे तो आंसर खंडवा है, और अगर वो स्थल पूछे तो आंसर ओमकारेश्वर है। टेक्निकली अगर हम ट्रूली बात करें, अगर जगह के हिसाब से देखें, तो आंसर जो है वो ओमकारेश्वर है, क्योंकि ओमकारेश्वर में इवेंट हुआ था। और ये भी याद रखिएगा कि ये कोई नेशनल लेवल का इवेंट नहीं था, ये राज्य स्तरीय स्टेट लेवल का इवेंट था। ये भी आपको याद रखना, मतलब ये बहुत, दोनों चीजें जो है वो अगर कहा जाए हमारे लिए काम की। क्यों काम किए? क्योंकि आपको याद होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब सिकल सेल मिशन, जो 2047 तक हम सिकल सेल को खत्म करना चाहते हैं, पूरी तरीके से एलिमिनेट करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हमारे यहाँ ही शहडोल से हुई थी। और वो जब शहडोल से हुई थी, वो राष्ट्रीय स्तर का इवेंट था, उसे पूरे देश की बात की गई थी कि कहाँ कहाँ कैसे हम कैंपेन चलाएंगे, क्या करेंगे। अभी जो है वो हमारा स्टेट लेवल का। तो आपको दिखा है कि राष्ट्रपति ने गौर किया कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस पर शिकल मित्र पहल का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत जागरूकता बढ़ाने, रोगियों को सहायता प्रदान करने, शासकीय गैर शासकीय संस्थाओं डेस 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 यहाँ तक
हम कब तक जो अगर कहा जाए इस दिशा में सिकल सेल का उन्मूलन करना चाहते हैं, तो 2047। इसमें तीन क्वेश्चन हमको मिलते हैं। पहला तो आपका प्रश्न यही हो गया कि विश्व सिकल सेल दिवस जो है अगर कहा आ जाए कि कब मनाया जाता है। दूसरा हो गया कि भारत सिकल सेल से अपने आप को कब तक फ्री करना चाहता है। ठीक है। और तीस मतलब ये भी आ सकता है। और मध्य प्रदेश में सिकल सेल के लिए कौन सा इसमें से पहल चलाई जा रही है, सिकल मित्र या ऐसे करके कोई वो क्वेश्चन अगर उसका मन करे तो वो बना के पूछ लेगा उससे, दोनों तीन। तो ये याद रखिएगा। और वो शहडोल वाला तो आप याद ही रखिएगा, क्योंकि हमारे यहीं से वो इवेंट से जो है वो शुरुआत हुई। इतनी चीजें आपको याद रखना है, बाकी मुझे नहीं लगता कि और कोई क्वेश्चन जो है वो आपको याद रखना है। सिकल सेल डिजीज ऑलमोस्ट सबके सिलेबस में है, सभी एग्जाम्स में आती है। ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है। और अब हम केवल और केवल अवेयरनेस से जो है वो आने वाली पीढ़ियों को इससे बचा सकते हैं। जिसको है उसको तो पूरा बचाना कठिन है, लेकिन बाकी के लिए तो ये आपको पूरा इवेंट का इतना दिखना है। तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया जो है वो उन्मूलन मिशन 2047, नेशनल फैमिली है जो अगर कहा जाए। अब बाकी तो छोड़ सके है इतना। हाँ, दिख रहा है ना, ओमकारेश्वर जिला, खंडवा। प्रश्न देख लेना एग्जाम हॉल में क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से आंसर हो। 23 से 25 जून 2026 तक जलवायु और आपदा प्रतिरोधी हिमालय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ये वो बच्चे जो है फॉरेस्ट को लिखेंगे अभी मेंस, फॉरेस्ट का, उनके लिए ये क्वेश्चन हमारे काम का है, बाकी किसी के काम का नहीं है। आईआईटी मंडी में ये इवेंट आयोजित हुआ, हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा हमें कुछ भी इसमें जो है वो नहीं पढ़ना। फिर अगला है, ये भी बहुत काम का नहीं है, लेकिन दो तीन चीजें इसमें हमारे एग्जाम के इसलिए अच्छी हैं। जैसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, I4C बोलते हैं, ये ध्यान, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C, हर स्टेट के पास भी काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी है, जो है वो स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कहते हैं। ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में। मैं इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज पढ़ा भी चुका हूँ। तो उसने जो है वो अभी दो मतलब अगर कहा जाए कि पोर्टल शुरू किए। अब यूं तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के पोर्टल वगैरह के कोई क्वेश्चन जो है वो पूछेगा, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल और धन वापसी तंत्र पोर्टल, ये दो पोर्टल शुरू किए गए हैं। तो ये दिख रहा है आपको द प्रिंट में यहाँ पर, कि दो नए पोर्टल, शिकायत निवारण तंत्र और धन वापसी तंत्र नाम से पोर्टल है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ और हमारे लिए जो है वो काम का है। अगला भी क्वेश्चन हमारे लिए अच्छा है, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो आपको, ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ। जून 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर FIH हॉकी महिला नेशन कप का खिताब जीता। आंसर जो है वो है न्यूजीलैंड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है। आपको दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी ने जो है वो FIH हॉकी विमेंस नेशन कप जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। और बाकी तो कुछ ज्यादा काम का है नहीं। हो सकता है कि वो कंट्री ना पूछकर आपसे पूछ ले कि ये इवेंट किस देश ने जीता, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मतलब वो ऐसे भी क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बनाने वाला दो तीन तरह से क्वेश्चन बना। ज्यादातर वो यही पूछता है कि किस कंट्री ने जीता, और दूसरा पूछता है कि किस कंट्री को हराकर जीता। वो कितने से जीता, कहाँ जीता, कहाँ हुआ, वो सब जो है वो मतलब ये नहीं है। हालांकि इवेंट जो है वो न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में ही हुआ था। तो वहीं पर ये टूर्नामेंट में जो है वो हमने जो है वो जीता है। बाकी तो हमारे लिए कोई कोई काम का जो है वो है नहीं इसमें से। फिर अगला है, हाल ही में किस बंदरगाह ने कार्बन उत्सर्जन में 45%, ये यूपीएससी के लिए क्वेश्चन। स्टेट लेवल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन का कोई वेटेज नहीं होता, ये आते भी नहीं। तो VO चिदम्बरम जो है अगर कहा जाए बंदरगाह, ये आप ना भी पढ़ेंगे तो भी जो है वो आपको कहानी चल जाएगी ना। तो VOC पोर्ट जो है वो इमर्ज इन द मॉडल ऑफ द ग्रीन मैरीटाइम ग्रोथ विद 45% रिडक्शन ऑफ द कार्बन एमिशन। बाकी हमारे कोई काम कर, मतलब ये मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन लेकिन अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के जो पोर्टल हैं वो एग्रीकल्चर के पूछे जाए। कृषि उपज की नीलामी में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया। इसको नेफेक्स कहा गया। देखो हम बहुत अच्छे, पहले तो इसको समझें। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मार्केटिंग के लिए नाफेड काम करता है। ये ऑलमोस्ट इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको नाफेड के बारे में ना मालूम हो। भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में कोऑपरेटिव सिस्टम के साथ कैसे मार्केटिंग को प्रमोट किया जाए, ये काम जो है वो नाफेड ही देख रहा है। इसलिए नाफेड का आपको मालूम होगा फुल फॉर्म भी क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये है।
और भारत की सबसे पुरानी इंस्टीट्यूशंस में से एक इंस्टीट्यूशन है, ध्यान रखिएगा। जब भारत में मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो शुरुआती आप चार पांच इंस्टीट्यूशन को देखोगे तो उसमें नंबर वन नाफेड ही आता है। 1958 से काम कर रहा है। सोचिए आप, 2 अक्टूबर 1958 में नाफेड स्थापित किया गया। और नाफेड लगातार बहुत सारे इनिशिएटिव करता है, ऐसा नहीं कि केवल ये एक ही काम कर रहा है, उसने ढेरों काम किया। और नाफेड पे देखो, एग्जाम में नाफेड का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, किस ईयर स्थापित। जैसे इस बार अभी आपको याद होगा, मैंने 2-3 महीने पहले आपको जो है वो क्या बोलते हैं, ट्राइफेड के बारे में भी पढ़ाया था। और ट्राइफेड का ईयर पूछ लिया था इस बार कि भाई ट्राइफेड जो है वो कब स्थापित हुआ। तो अभी नाफेड का पूछ ले कि 1958 में स्थापित हुआ, या नाफेड का संबंध किससे, या नाफेड का फुल फॉर्म। अब नाफेड के फुल फॉर्म को आप कभी भी इसको देख कर पढ़ोगे तो ना तो इसके अंदर कोऑपरेटिव वर्ड मिलेगा, ना तो आपको मार्केटिंग मिलेगा। देखो ध्यान से, ना तो आपको सी दिख रहा है, ना तो ए दिख रहा है। लेकिन फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये उलझन। तो इसने नाफेड एक्सचेंज, EX यानी exchange.in नाम से एक पूरा पोर्टल शुरू किया है, जो डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता के साथ इसमें निगरानी करेगा। ये अच्छा है। मुझे लगता है कि इस पे कोई क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और इस पूरे इवेंट में दोनों, क्योंकि वो कोऑपरेटिव फेडरेशन है, तो सहकारिता मंत्री भी हैं इसमें, और एग्रीकल्चर से जुड़ा है तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री भी, दोनों आपको दिख रहे होंगे इस इवेंट के अंदर। तो अब वो क्या पूछेगा वो तो नहीं मालूम है। हाँ, लेकिन NAFEX जो है वो पोर्टल का संबंध, ऑक्शन पोर्टल का संबंध इनमें से किससे? एग्रीकल्चर से, जैसे भी वो एग्जाम वाला पूछ ले यहाँ पर। अगला कहीं लिख के रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बड़ा क्वेश्चन की वेटेज वाला है नहीं। देश की पहली वाणिज्य स्तर की कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? उड़ीसा में। इससे ज्यादा हमारे कोई काम करे, और एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ आएगा भी नहीं, तो हमको कुछ पढ़ना भी नहीं है बहुत ज्यादा। अगला है वैश्विक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है। ये MP के बच्चों के लिए थोड़ा काम का हो सकता है, क्योंकि विवेक अग्रवाल को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है, वाइस प्रेसिडेंट। और विवेक अग्रवाल जो है वो मध्य प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर है। नीचे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस रिलीज दिख रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण, देखो पहले तो समझ लो, पूरी दुनिया में जो टेरर फंडिंग वगैरह होती है और इनलीगल तरीके से पैसा इधर उधर जाता है, उसमें FT अगर कहा जाए, मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान हमारे ऊपर कोई अटैक करता है, इस तरह की कोई घटना होती है, तो उसके बाद हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से कहते हैं कि भाई इसके ऊपर आप प्रतिबंध लगाइए, या ऐसे बहुत सारे एक्शन लेने के लिए बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के नेतृत्व को मजबूती के क्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा मध्य प्रदेश कैडर, कोष्टक में लिखा है कि 94 बैच के अधिकारी वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय डैश 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 सचिव जो है वो विवेक अग्रवाल को इसका वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। इस नजरिए से FATF काम का हो सकता है, MP का अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई और किसी के लिए बहुत ज्यादा कर। सेम है, हाल ही में भारतीय न्यायविद प्रोफेसर बिमल N पटेल को किस अंतर्राष्ट्रीय जो है वो संस्था का जज चुना गया? तो जज चुना गया है तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र कानून न्यायाधिकरण, ये आपको दिख रहा है यहाँ, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी। जज चुना गया है, तो बहुत अंदर का क्वेश्चन नहीं बने। कोई एक आध कहीं कोई पूछना चाहे तो पूछ ले, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत ज्यादा वेटेज है। हाँ, लेकिन अभी 1-2 महीने में अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे आज अगर हम जून में ये आर्टिकल तैयार कर रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन जुलाई या अगस्त में है, यानी पेपर आपका, तो वहां ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो सडनली जो है वो अगर कहा जाए सरप्राइज आने होते हैं, वहां ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उस नजरिए से ये प्रश्न जो है वो हमसे बन सकता है। अगला जो है वो अगर कहा जाए, नई दिल्ली में आयोजित इंडियन एथलीट अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर और बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में क्रमशः किसे जो है अगर कहा जाए चुना गया? तो किशोर जेना और मनु भाकर, ये ऑलमोस्ट आपको जो है वो दिख रहा होगा। इसके अंदर कोई ज्यादा हमको मतलब अंदर जाने की किशोर जेना बोला, सॉरी, नीरज चोपड़ा और पारुल चौधरी, मेरे मुंह से किशोर जेना और मनु भाकर एग्जैक्टली। और मनु भाकर का एक आर्टिकल है इसके नीचे अभी कहीं, इसकी, सॉरी उसको करेक्शन कर लीजिए। नीरज चोपड़ा को नई दिल्ली में आयोजित इंडियन एथलीट्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर, वहीं पारुल चौधरी को बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया। कुछ समझने वाला नहीं। हम सोचेंगे कुछ समझ के दिमाग लगाएं, तो कुछ समझने वाला है नहीं, छोड़ दीजिए समझने की कहानी। T20 क्रिकेट के इतिहास में 600 चौके लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर, ठीक है, समझने वाला नहीं, स्मृति मंदाना। मतलब देखो, मैंने क्या बोला, पेपर में क्वेश्चन के दो नेचर होते हैं। एक के जिसके ऊपर डिस्कशन किया जाए
कि इससे कोई सब्जेक्ट का क्वेश्चन बन सकता है, और एक है कि टिक लगाया जाए। तो और हमेशा याद रखना, जो टिक लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्मृति मंदाना वाला, ये क्वेश्चन 2 4 6 महीने तक अपनी जगह बनाते हैं। तो आप लंबा नहीं जगह बना सकते। आप सोचो कि 2 साल के बाद पूछ लेगा तो नहीं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव नेचर का क्वेश्चन, जैसे आपने खुरासानी इमली, अभी वो आपसे 4 साल बाद भी पूछ सकता। 2030 के किसी एग्जाम में पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश की खुरासानी इमली को यहाँ खुरासानी इमली के पेड़ को यहाँ लाने का श्रेय किस राजा को जाता है, वो वहां भी पूछ सकता। वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का है यहाँ पर। लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का जो है वो नहीं है। ये तो अभी 600 चौके, कल को कोई और लगा देगा। तो ये इवेंट तो बदलते रहेंगे, लेकिन वो खुरासानी इमली को लाने वाला आदमी बदलाएगा थोड़ी। तो सब्जेक्ट वाले जो प्रश्न होते हैं वो कभी बदलाते हैं। ये आप हमेशा जो है वो याद रखें। फिर है, भारत की पहली स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का वॉरहेड किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया? ये क्वेश्चन आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में आए। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड जो है वो SDAL। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत में जो है वो वारंट। अब इसको समझिए, देखिए, ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो दो देशों का ज्वाइंट वेंचर है। एक है रूस और एक है भारत। दोनों देशों की एक एक नदियां, जैसे ब्रह्मपुत्र और मुस्कान, इनको अगर हम मिला दें तो ब्रह्मोस, उनकी आधा नाम उनकी नदी का है, आधा नाम हमारी नदी का है। दोनों देशों ने जो है वो ज्वाइंट वेंचर, लेकिन इस ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी भारतीय नहीं, ध्यान रखिए। बनाई दोनों ने, लेकिन उसको बनाने वाला जो है वो है रशियन। इसीलिए उस मिसाइल की वॉरहेड, देखो किसी भी मिसाइल का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वॉरहेड। वॉरहेड से इंपॉर्टेंट हिस्सा मिसाइल के अंदर कुछ नहीं होता। जैसे सपोज मान के चलिए, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये हमारी एक मिसाइल है। मिसाइल का ये जो अगला हिस्सा होता है, ये बाकी हिस्सा तो ये फ्यूल चैम्बर है, ये तो कोई काम का नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि वो वॉर हेड में क्या ले जा सकती है, न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती है कि नहीं ले जा सकती है, वो क्या कर सकती है। ये सबसे अगले हिस्से के ऊपर, जिसे वॉर हेड कहा जाता है। तो वो वॉर हेड की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, रशिया ने हमको शेयर नहीं करी। जैसे आज हम कहते हैं ना कि राफेल भारत पे बनने लगे, नो डाउट, लेकिन क्या फ्रांस राफेल का सोर्स कोड हमको देगा? जो प्लेन है उसका सोर्स कोड तो हमारे पास नहीं है ना। सोर्स कोड तो उनके पास है। जब सोर्स कोड उनके पास, तो जिस दिन चाहे उस दिन जो अगर कहा जाए। आज जैसे मोबाइल है, आपके मोबाइल में आप सब कुछ कर लो, लेकिन कंपनी 2 मिनट का अपडेट करके आपके मोबाइल को डेड कर सकती है, या आपके मोबाइल का एक्सेस आपसे छीन सकती है। वो कंपनी के हाथ में, पूरा सोर्स कोड तो वो कंपनी के हाथ में, उसको आप नहीं छेड़ सकते। तो टेक्निकली कहानी में यहां पर है कि अब हम, ये एक हमारी मतलब कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। तो लिखा ना कि भारत की पहली स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का वॉरहेड गुरुवार को महाराष्ट्र के नागपुर से सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड पहुंचाएगी। यह कदम क्षेत्र रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक अहम माना जा रहा है। यह डिलीवरी जो है वो SDAL के बनाए 100वें मिसाइल बूस्टर का हस्तांतरण के साथ डस डस डस, बाकी हमारे कुछ काम का है, तो हम उसके ऊपर जो है वो ना जाए, अगले के ऊपर जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब इतना ही याद रखना। हाँ, बस ये है कि ब्रह्मोस दो देशों की टेक्नोलॉजी, बस ये याद रखें तो ज्यादा अच्छा। एक सेकंड, चार्जर लगाना पड़ेगा लैपटॉप में। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन केवल वो बच्चों के लिए जो कोई ऐसा एग्जाम दे रहा हो जो साइंस से जुड़ा हो, जैसे अभी साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स है, उसमें करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। एग्जाम, आप, मैंने जो आपसे कहा कि एग्जाम जो भी आप तैयार, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम के नब्ज को पकड़िए, उसका कोर क्या है, उसके आसपास ही एग्जाम प्लान होता है पूरा। आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे एग्जाम में, सब उसके ऊपर। जैसे लिखा ना कि अब ये बाकी एग्जाम के लिए काम करेंगे, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को कंपोजिट फार्मियान की खोज के लिए फिजिक्स भौतिकी का प्रतिष्ठित वुल्फ प्राइज दिया गया, नोबेल के बाद सबसे चर्चित प्राइज माना जाता है ये। ठीक है, वहां उस नजरिए में तो बाकी के लिए तो ये जैनेन्द्र के जैन को जो है वो दिया गया है। इनको स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक को भौतिक का प्रतिष्ठित सम्मान, वैज्ञानिक जैनेन्द्र के जैन को फिजिक्स का प्रतिष्ठित वुल्फ प्राइज दिया गया। ये प्राइज कंपोजिट फार्मियान की खोज के लिए मिला है। ये फिजिक्स श्रेणी में ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक है। जैन पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वुल्फ प्राइज को नोबेल के बाद सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जो है वो माना जाता है, यानी उस नजरिए से देखा जाए, बाकी हमारे कोई काम का जो है वो है। अगला जो है वो, एक सेकंड, कर्सर इधर कर दूं मैं, एक मिनट रुकिए। कर्सर इधर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में
39 सेकंड के भीतर डैश 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 कुछ, चूंकि क्वेश्चन बनाना रहता है तो तीव्रता लिखना पड़ती है, एग्जाम वाला नहीं पूछता आपसे कभी ये चीजें। कंट्री आपको एक तो वेनेजुएला पता होना चाहिए, और दो कारण से पता होना चाहिए। एक तो यह है कि ये साल भर बाद पूछा जाएगा तो क्लैश हो जाएगा, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करना। दूसरा, कि एक क्वेश्चन जो है वो अगर आप अभी 2-4 महीने में कोई एग्जाम दे रहे हो दिसंबर तक, तो वो आपसे इसमें कौन सा ऑपरेशन हमने चलाया राहत के लिए वो पूछेगा। और अगर आप साल भर के बाद कोई एग्जाम दे रहे हो तो मैच द कॉलम में 3-4 ऑपरेशन के साथ में ये क्वेश्चन बन सकता है। मतलब एक साल में हम कई देशों में आपदा के लिए ऑपरेशन चलाते हैं, उसमें इसका, तो अभी इसका ऑपरेशन स्क्रीन पे खुला हुआ है, आपको दिख रहा होगा ऑपरेशन अमिस्ता। तो ऑपरेशन जो है वो अगर कहा आ जाए, अमिस्ताद में आपको दिख रहा है भूकंप पीड़ित वेनेजुएला के लिए चलाए चलाया गया ऑपरेशन अभियान का नाम, ये जो है वो न भारत टाइम्स है, डीडी न्यूज है, न्यूज ऑन एआई, ये सब में ये आर्टिकल छपा हुआ है, और पिछले 2 दिन से ये न्यूज में चर्चा में। तो वो क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि बिल्कुल लेटेस्ट, अभी अगर 1-2 दिन में 1-2 महीने में 4 महीने में अगर कोई क्वेश्चन आएगा, तो सीधे ये ऑपरेशन जो है वो अमिस्ताद पूछ लेगा। और अगर आप 6 महीने के बाद या साल भर के बाद दोगे तो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है वो बनेगा तब। बाकी हमारे कोई काम का नहीं, मुझे नहीं लगता कि और कोई क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट द्वारा जारी दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में जयपुर को कौन सा स्थान मिला? 18वां स्थान मिला। मुझे लगता है कि इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा बनेगा। देखो, पेपर तो हमको बनाना पड़ता, तो हम उसी नजरिए से बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो बनेगा कि जो टॉप जो 20 जो अगर कहा जाए जो शहरों की सूची है, उसमें भारत के किस जो अगर कहा जाए शहर को शामिल किया है, वो क्वेश्चन जो है वो आपसे जो है वो बन सकता है। तो उसके अंदर हमने जो है वो जयपुर को शामिल किया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जो है वो जाना जाता है। एक्चुअल देखो इसकी कहानी पहले तो देखो, जयपुर दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और संस्कृति शहरों में शामिल। 19 जून को जयपुर शहर को दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और संस्कृति शहरों में 18वां स्थान मिला। अब इस प्रश्न को समझने की कोशिश करो, जैसे यहां पर लिखा। एक्चुअल इसकी पूरी कहानी है 300 साल पुरानी। 1727 में जयपुर के जो राजा थे सवाई जयसिंह सेकंड, उनको ये लगा कि यार हमको अपना शहर थोड़ा सा मतलब आधुनिक उससे पूरा आर्किटेक्चर की प्लानिंग के हिसाब से बनाना चाहिए, पूरा मॉडर्न उसके तरह। तो उन्होंने एक जाने माने आर्किटेक्चर को कलकत्ता से इनवाइट किया, बंगाली आर्किटेक्चर थे, उनका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। उनको बुलाया, उनसे कहा कि भाई ऐसा प्लान करो शहर कि गर्मी के हिसाब से भी हमको दिक्कत ना हो, ठंड के हिसाब से भी दिक्कत ना हो। तो आपने कभी जयपुर को ध्यान से देखा होगा, पिंक सिटी, ज्यादातर बलुआ पत्थर के स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए उसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। पिंक का मतलब पूरा गुलाबी नहीं है। आपने कभी सैंड स्टोन को देखा होगा, बलुआ पत्थर, वो हल्का लाइट पिंक कलर का होता है, जो घरों में पहले बाथरूम वगैरह में फर्श पे जो पत्थर, फर्शियां बोलते थे देसी भाषा में उसको, अब तो वो सब टाइल्सों ने जगह ले ली उन पत्थरों की। तो वो सैंड स्टोन का इस्तेमाल होता था, ज्यादातर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में यूज होता है। तो जयपुर के जितने भी स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक आप जयपुर के अंदर हवा महल ले लो, या आमेर फोर्ट ले लो, या कोई और जगह कहा जाए जगह ले लो, सबको इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि प्राकृतिक लाइट अपने को, जैसे आज आज एक विषय के ऊपर चर्चा करते हैं ना बच्चे, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट। ऐसी बिल्डिंगें बनाना जो पर्यावरण अनुकूल हो, जिनमें दिन के समय में ज्यादातर दिन भर हमको पर्याप्त मात्रा में रोशनी मिले, पर्याप्त मात्रा में हवा मिले, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा पाए। तो हम सीख सकते हैं ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट को जयपुर से। और सीख सकते हैं कि उस समय के जो आर्किटेक्चर्स थे, यानी आर्किटेक्ट थे जस्ट लाइक विद्याधर भट्टाचार्य, उसने मतलब आप सोचिए कि इतना अजूब अजूबा यहाँ पर बनाकर जो है वो गए। मतलब खुद ने ही बनाया है, वो वास्तुकार था, उसने डिजाइन बनाया है, बाकी तो देखने वाली बात है। तो 3 तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं। एक तो पूछ सकता है जयपुर का वास्तुकार कौन था, अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए। दूसरा, अभी 20 में जो है वो टाइम आउट मैगजीन के द्वारा ये पूछा था। मध्य प्रदेश में अर्बन चैलेंज फंड योजना की अध्यक्षता ये उन बच्चों के लिए है जो कंट्री टाउन प्लानिंग का एक पेपर होने वाला है मध्य प्रदेश में, उनके लिए मैंने हर क्वेश्चन को इसलिए ले लेता हूँ, मैं बता देता हूँ कहाँ है। तो उनके लिए है, चीफ सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में होगी, आपको दिख रहा है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यूसीएफ की शक्ति प्राप्त संचालन समिति का गठन। राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अर्बन चैलेंज फंड योजना का संचालन के लिए, बाकी बच्चों के लिए कोई काम का नहीं। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के किस योजना को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह की योजनाओं को सरकार प्रमोट करती है।
अगर सम्मान मिल गया तो प्रमोट करेगी। तो आंसर है भावांतर भुगतान योजना। ये सब योजनाएं आपको मालूम होगा, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, आहार अनुदान योजना, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए हम चला रहे हैं 1500 रुपए का प्रति महीने, जो विशेष पिछड़ी जनजाति की घर की महिला मुखिया उसको देते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरह हमारा स्टेट भी किसानों को सम्मान निधि देता है, उसको हम मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कहते हैं। तो ये है, तो आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश शासन किसान हितैषी नवाचार आधारित भावांतर भुगतान योजना को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा एक और अवार्ड इसी से जुड़ा हुआ है, वो भी याद रख लीजिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के किस मिशन को जो है वो स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। तो ये मतलब दो जगह कहा जाए, वो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। तो आपको दिख रहा है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। अब पहले तो समझ लीजिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्या होता है। देखिए, हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं, तो एज ए पर्यटक हमारी कुछ जिम्मेदारी होती हैं। पहली जिम्मेदारी कि आप अपने साथ जो स्नैक्स लेके जाते हैं, है ना, तो वो किसी टूरिस्ट प्लेस के ऊपर वो फेंके ना। सपोज मान के चलिए पानी की बोतलें हैं या जो रैपर्स हैं वो ना फेंटे। ये पहला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की दिशा में पहला कदम। दूसरा कि चूंकि आप उस पर्यटन स्थल को देखने जा रहे हो, तो उस पर्यटन स्थल से लगे लोगों की आजीविका वही पर्यटन स्थल। तो आप स्थानीय उत्पादों को वहां से खरीदें, स्थानीय जो लोकल वहां के होटल हैं, लोकल जो प्रोडक्ट है, लोकल जो फूड है, होम स्टे योजना है, उसका लाभ उठाए। ऐसा नहीं कि अपने साथ जो अगर कहा जाए पिज्जा बर्गर लेके चले गए और वहां जाकर जो है वो पार्टी कर रहे हैं पिज्जा बर्गर, अरे नहीं। और तीसरा, उस स्थल की संस्कृति का सम्मान कीजिए। अगर वो कोई धार्मिक स्थल है तो पता चले वहां पार्टी कर रहे, कहीं देखा मैंने वीडियो में आता है कि वो गंगा के किनारे चले गए, वहां पे शराब की पार्टी कर रहे हैं। अरे भाई, उसका धार्मिक महत्व उसको समझो ना। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का क्या मतलब हुआ? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का मतलब है कि पर्यटन स्थल को पर्यावरण संरक्षण का तो ध्यान रखना, लेकिन एज ए पर्यटक आपकी जिम्मेदारी है कि उस पर्यटन स्थल का प्रकोप का प्रचार करें, उसकी जो हो संस्कृति का सम्मान करें, उसको किसी भी तरीके से नुकसान होने से बचाएं। अभी आप चले जाओ किसी धार्मिक मध्य प्रदेश के अंदर मांडू चले जाओ आप, आपको लगेगा कि यार क्या लोग हैं, लोगों ने पहले पत्थरों से लिख दिया, अपने फोटो बना दिए, उस दिल का वो बना दिया एरो, और उसके अंदर आप नाम लिख दिया। अरे कौन सी तुमने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली कि तुम कौन से बाज बहादुर और रानी रूपमती हो गए। जिसने बनाया वो अपना नाम लिखवा के ना जा पाया, और इतिहास उसको याद रख रहा है। तो ऐसे लिखने से याद नहीं रखेगा इतिहास तुमको, है ना, उसके लिए अपनी एक आइडेंटिटी बनाना पड़ेगी, है ना। तो कई बार होता है ना कि आप कहोगे मांडू में बाज बहादुर पैलेस भी है, रानी रूपमती का रूपमती पवेलियन भी है, कहीं लिखा है कि ये रूपमती के लिए स्टोरी ही नहीं है, लेकिन इतिहास का। तो कोई पूछे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, तो पर्यटन को इस तरह से देखना कि हम भविष्य के हिसाब से पर्यटन स्थलों को विकसित करें, पर्यावरण का संरक्षण करें, एक पर्यटक के रूप में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। जैसे आप अगर किसी नेशनल पार्क में जाते हैं तो आप वहां वन्य जीवों को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, अगर आप मान के चलिए किसी ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं जहाँ, जैसे सपोज मान के चलिए कोई नाइट सफारी वाली जगह गए, आप वहाँ हॉर्न का प्रयोग ना करें, उनको ऊपर से पत्थर ना मारें। ठीक, ये सब चीजें एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कल को आपको ये इंटरव्यू में पूछ लेगा कि भाई जो है रिस्पॉन्सिबल जो है वो टूरिज्म का क्या है जो है, तो मध्य प्रदेश सरकार तो चला रही है, अभी आपको देखा होम स्टे योजना चला रही है, लोकल चीजों को प्रमोट कर रही है। जैसे आप चंदेरी चले जाओ, अब प्राणपुर में जो टूरिस्ट विलेज क्यों बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया कि कम से कम आम आदमी आए वहां के प्रोडक्ट को खरीदे और उसको प्रमोट करे। लेकिन हम लोग कर नहीं पा रहे, इसके कारण हमारे पर्यटन स्थल अपनी वैश्विक पहचान बनाने में थोड़ा पीछे हैं। तो उसका ध्यान रखिए। कल से आप भी कभी कहीं पर्यटन स्थल पर जाएं तो उसके अच्छे फोटो क्लिक कीजिए, उसकी जानकारी दुनिया तक साझा कीजिए, उसकी संस्कृति का सम्मान कीजिए। जैसे कोई मान के चलिए, अब तो धार्मिक स्थल भी पर्यटन है, उज्जैन आप जा रहे हैं महाकाल, तो आपका ड्रेस सेंस ऐसा होना चाहिए जो उस संस्कृति का है। कपड़ा पहनना आपका अधिकार है ना, आर्टिकल 19 भी कह रहा है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबको अधिकार है भैया, संविधान है, तुमको जैसे घूमना है वैसे घूमो। लेकिन जगह जैसा देश वैसा भेष, जगह के अनुरूप हमारा आचरण हो तो अच्छा लगता है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में आप लिख सकते हो कहीं कोई आर्टिकल लिखना, और इसमें हमको अच्छा खासा एक अवार्ड मिल गया है, तो ये भी एक क्वेश्चन हमारे लिए आ सकता है। कचरे से उच्च ऊर्जा के टेरिफाइड चारकोल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ड्राई वेस्ट टेरिफाइड चारकोल परियोजना कहाँ विकसित की जा रही? बहुत आईएमपी है, भोपाल में है ये। एक्चुअल देखिए क्या है,
पहले तो आप याद रखिएगा, खासकर अगर कोई फॉरेस्ट मेंस लिख रहा है तो एक क्वेश्चन आपको यूनिक दे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल अभी जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए, उसके तहत हमने कई नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया। 4 कैटेगरी तो यूज करी है हमने, है ना। 4 अलग अलग कैटेगरी है। वेट मतलब गीला कचरा, सूखा कचरा, ठीक है, स्वच्छता संबंधी कचरा, विशेष देखभाल वाला कचरा, वो सब करा है। लेकिन उसके अलावा हमने सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रमोट किया। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि हमारे पास अगर कोई प्रोडक्ट है और वो वेस्ट के रूप में है, तो क्या वापस हम उसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपके पास सपोज जिस समय आप अभी वीडियो देख रहे हैं वहां कोई पानी की बोतल है, तो क्या इस पानी की बोतल से पुनः कोई ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इसके ऊपर अब काम हो रहा है। तो अब हम सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर, यानी जो है वो अधिकतम यूज, ठीक है, मैक्सिमम कैसे यूज करेंगे, उसको रिसाइकिल कैसे करेंगे, उसको रीयूज कैसे करेंगे, उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो एनटीपीसी ड्राई वेस्ट जो है वो टेरिफाइड चारकोल प्लांट, ऐसे भी आपको मालूम होगा कि अगर हम उच्च तापमान पे लकड़ी को, कूड़ा ककड़ लकड़ी को बिना ऑक्सीजन के गर्म कर दें, तो वो चारकोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी चारकोल वाले आर्टिकल्स के बारे में ये चीजें पढ़ा चुका हूँ। तो ये एक है। और कभी कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी वेस्ट मैनेजमेंट में, तो आपको ये मान पता होना चाहिए कि जो आपने कचरा निकाला है उसको वापस कैसे उस इकोनॉमी के अंदर यूज करके उसका लाभ उठा सकते हैं, वो सब अभी चल रहा है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। मुझे लगता है कि शायद ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जून 2026 में माय भारत अभियान के तहत वंदे मातरम शिविर का आयोजन कहाँ किया है। पहला वंदे मतलब पहला है, तो भारत में जो अगर कहा जाए हर जगह जो है वो शिविर जो है वो आयोजित होंगे। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन बनता है ये कलकत्ता वाला जो स्क्रीन पे दिख रहा है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए माय भारत देश भर में वंदे मातरम शिविर का आयोजन करेंगे। ये आपको याद रखना, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि माय भारत जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट का इनिशिएटिव। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो माय भारत का जो हमने कंसेप्ट शुरू किया है, ये किस जगह का है, यूथ एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने के लिए ये किसका मतलब किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव। तो आप कहोगे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ का जो है वो इनिशिएटिव है, यानी खेल मंत्रालय जो है अगर कहा जाए माय भारत पहल चलाता है। ये भी आपसे कहीं पूछ ले, तो वो कई बार क्या होता है ना कि अभी आपको दे दिया कि ऐसा उसने प्रश्न बता दिया कि माय भारत अभियान के तहत देश भर में वंदे मातरम शिविरों का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया। अब वंदे मातरम दिमाग में आया तो सबसे पहले तो संस्कृति मंत्रालय आ गया, क्योंकि कल्चरल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बहुत प्रमोट किया, साल भर से बहुत सारे इवेंट उसके ऊपर हुए। तो उठाकर जो है वो माय भारत दिमाग ही नहीं आया, फटाक से जो है वो आपने मार दिया मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो कल्चर। आप वहां कंफ्यूज हो गए। तो अभी आप अपने आप से भी देखिए क्या होता है, हमेशा ये याद रखिए, तैयारी के किस दौर में आप हैं इसका निर्धारण स्वयं से करना आना चाहिए। अब खुद सोचिए, आप में से कितनों को मालूम है कि एक्चुअल जो माय भारत वॉलेंटियर स्कीम जो चल रही है सरकार की, वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ कैसे चला रही है, उसमें क्या है, कैसे माय भारत से आप जुड़ सकते हैं, कैसे आप एज ए यूथ उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्या आपको मालूम है? ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए आपको मालूम है, नहीं मालूम है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो अगर कहा जाए उस चीज से हम छूट गए। वो हमको जो है वो पता होना था, बस उसके ऊपर ही अपने को काम करना है, बाकी चीजों पे काम नहीं करना। तो माय भारत इज ऑर्गेनाइज वंदे मातरम कैंप, बाकी तो हमारे कोई काम का नहीं। हाल ही में किस देश के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ने प्राचीन भारतीय महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि आपको 101% ये क्वेश्चन आए, 101%। यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड में। तो आपको दिख रहा है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में ही आता है। तो आपको दिख रहा है स्कॉटलैंड में मौजूदा रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन दुनिया का सबसे पुराना और पहला सर्जरी कॉलेज है। इसमें आप महर्षि सुश्रुत का स्टेचू लगाया गया है, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। आप सोचिए, आज भारतीय प्राचीन ज्ञान को वैश्विक पहचान मिली। सुश्रुत जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, सर्जरी के ऊपर पहली किताब। चरक जिन्होंने चरक संहिता लिखी, मेडिसिन पे पहली किताब। आज एमबीबीएस करते हैं हम लोग, एमबीबीएस में बैचलर ऑफ सर्जन एंड बैचलर ऑफ मेडिसिन। एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है कि उसमें एक बैचलर 20 से बी आता है एमबीबीएस के अंदर, बैचलर ऑफ सर्जन बैचलर ऑफ मेडिसिन वाला जो है एमबीबीएस में। तो एमबीबीएस करने वाला बच्चा जिस एलोपैथी को पढ़ रहा है, आप सोचिए उस ज्ञान को, यानी सर्जरी और मेडिसिन के ज्ञान की पहली किताब है, यानी चरक संहिता मेडिसिन के ऊपर और सुश्रुत संहिता। इसके अलावा कभी आप
वाघ भट्ट का अष्टांग हृदय पढ़ेंगे, वो भी मैं समझता हूँ कि मेडिसिन के ऊपर बहुत चर्चित किताब। लेकिन हमारे ही देश ने हमारे ज्ञान को कभी पहचाने, आज अगर ये स्टेचू हमारे देश के किसी एम्स में कहीं लगा देते ना, तो लोग बवाल करने लगते। वो एलोपैथी और आयुष के बीच की लड़ाइयां बताने लगते, जैसे वो हम धन्वंतरी दिवस मनाने लगे तो उसी में तकलीफ हो जाती है। आप देखो ना कि वैश्विक स्तर पर दुनिया में ये काम हो, ये लिखा हुआ है काउंसिल जनरल एलेम द ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स ऑफ द सेक्ट, जो है वो शुश्रुत रिवेल द फादर ऑफ द सर्जरी द रॉयल कॉलेज ऑफ द सर्जन्स जैक डस्टस, यहाँ पर एडिनबर्ग में, वहां मत लगाए गए स्कॉटलैंड के अंदर। तो ये कई चीजें ऐसी होती हैं कि ये अब क्या होता है ना, इस तरह के जो इवेंट्स हो जाते हैं उसके बाद सरकार क्या करती है, इसको अच्छे से प्रमोट करती है, उसको मालूम है कि यार अब हमको इनको करना पड़ेगा। और सुश्रुत के बारे में तो कहा ही जाता है, काशी से थे महर्षि सुश्रुत, और कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति की नाक कट गई। वो आ गया साहब उनके पास कि ले साहब मेरी तो नाक किसी ने काट दी, और नाक कटना मतलब बहुत बड़ा वो है उस समय वो हो जाता है। नाक कटने पे तो युद्ध हो जाते, तो आप करो सुपरा की नाक नहीं कटती तो उतना बड़ा रामायण की कहानी कहीं कुछ और होती। तो महर्षि सुश्रुत ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे नाक जो है वो जोड़ दें। तो उन्होंने जो भी उनके पास उस समय की टेक्नोलॉजी रही होगी उससे उन्होंने उसकी नाक को जोड़ दिया, और यहाँ से वाराणसी से जो है वो भारत में सर्जरी का जन्म हुआ या सर्जरी की शुरुआत हुई। तो आप खुद सोचिए, आश्चर्य की बात आप सोचिए, और अपने आप से प्रश्न करके नीचे कमेंट में भी लिखिए। हमारे देश का एक सर्जन, हमारे देश का एक इतिहास का एक ऐसा व्यक्ति जिसने मतलब सर्जरी को, शल्य चिकित्सा को वैश्विक पहचान दिलाई, या भारत का इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास को, हम में से ज्यादातर को ये भी नहीं मालूम है कि महर्षि सुश्रुत का संबंध किस शहर से था। हम में से ज्यादातर को ये भी नहीं मालूम। किसी को नहीं मालूम है कि वो वाराणसी में रहा करते थे, काशी में ही उन्होंने अपनी जो मतलब अगर कहा जाए कि जो भी डिस्कवरीज हुई होंगी वो सब करी होंगी। किसी को नहीं, क्योंकि हमको कभी पढ़ाया ही नहीं गया ना। बात तो यही है यहाँ पर, और कुछ नहीं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 23 जून को, ज्यादा हमारे काम का नहीं, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि भारत में ये 21 अप्रैल को जब हम राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाते हैं तो क्लैश हो जाता है हमारे दिवस के साथ संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा दिवस। तो जो है वो ये यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे पूरी दुनिया में लोक सेवा का प्रचार प्रसार करने का डे नहीं है, ये ध्यान रखना। एक्चुअल यूनाइटेड नेशन के जितने भी एम्प्लॉय हैं, और यूनाइटेड नेशन एक इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है वो कई मतलब क्या बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। उन सब में जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन सब एम्प्लॉय को समर्पित अगर कहा आ जाए ये डे, उसके लिए ये डे जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अगर वो मतलब प्रश्नकर्ता पूछेगा प्रश्न तो 23 जून ही पूछेगा, और अगर मान के चलो मेंस वेंस कोई लिख रहा होगा तो ये आपसे थीम भी पूछ सकता है कि सार्वजनिक संस्थानों में रूपांतरण, नवाचार, सहभागिता, समावेश को बढ़ावा देना, ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन, एडवांसिंग इनोवेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द इंक्लूजन। बाकी तो हमारे कोई काम का नहीं है। और बाकी अगर वनडे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो केवल यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे को ही याद रखना है, बाकी और कुछ याद नहीं रखना। और ये लिया भी मैंने इसीलिए है कि जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारे यहाँ भी पब्लिक, हालांकि हम उसको पब्लिक नहीं बोलते, हमारे यहाँ उसको सिविल सर्विस डे बोलते, मतलब इंडिया में है उसको सिविल सर्विस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल को। तो उससे कंफ्यूजन जो है वो ना हो जाए। अब ईमानदारी से बताना, मैं आपसे दो प्रश्न पूछ रहा हूँ, नीचे कमेंट क्या करो। देखो क्या होता है ना, अब मैं वापस आ गया हूँ उसी रिदम पर। ये मैंने छोड़ दिया था करंट अफेयर्स पढ़ाना, फिर मुझे लगा कि 200-400 बच्चे जो देखते हैं उनका तो कम से कम जुड़ाव है, तो उनके लिए तो करना चाहिए, क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा सा क्या डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है तो बाकी लोगों को पसंद ही नहीं आता। हम में से कितनों को मालूम है कि वो कौन सा साल था जिस साल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सिविल सेवकों को, यानी सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस किया, उन्हें स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा, और ये पब्लिक सर्विस डे यानी सिविल सर्विस डे भारत में इंट्रोड्यूस। कितनों को याद है 21 अप्रैल 1947? ये पहला प्रश्न, कितनों का याद है? याद नहीं है और आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फीके हुआ आप, क्योंकि आपने उसकी नब्ज में, जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसकी नब्ज में नहीं जा रहे, तो फिर तो गलत। दूसरा कि हम में से कितनों को मालूम है कि भारत में सिविल सर्विस डे किस साल से सेलिब्रेट हो रहा, पहली बार किस साल ये सेलिब्रेट किया गया? क्या आपको याद है कि 2006 में ये पहली बार जो अगर कहा जाए सेलिब्रेट किया?
और ये किसी भी, आप अगर सिविल सर्विस डे इंडिया टाइप कर दो, सरकार की कोई भी वेबसाइट उठा लो, इस पे कम से कम ये दो सूचनाएं आपको लिखी हुई मिलेंगी। लेकिन क्या हमको 2006 का वो सन याद है? क्या हमको 1947 का वो सन याद है? अगर नहीं है तो गलत है ना। ये दोनों बातें जो है वो याद रखिए। अगला है, जून 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय सलाहकारों की बैठक की अध्यक्षता, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा की गई। वन लाइन का है, आप रख लीजिएगा लिख के कहीं। बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन जो है वो उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि जो है वो बनना चाहिए। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा है, कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जितनी ब्रिक्स की बैठकें हो रही हैं उनको याद रखिएगा। जब इसका मेन समिट होगा उस दौरान मैं जितने भी समिट्स इंपॉर्टेंट हुए वो सब आपको एक लिस्ट बनवा दूंगा। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन डेस डेस डेस, जो शिप रिसाइकिल है, इसमें कौन सा देश अग्रणी? इतनी खुशी हो रही है हमको, अरे काय की खुशी हो रही है, भारत है इसमें नंबर 1 पर। ये कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट नहीं है। एक्चुअल लोग शिप को रिसाइकिल करने से कंट्री बसती हैं, क्योंकि जो शिप बनाते हैं पूरे टाइम शिप एक तो पानी में रहता है, दूसरा समुद्र की जो हवा होती है उसमें मॉइस्चर इतना ज्यादा होता है कि आप नमी की मात्रा इतनी ज्यादा हो कि शिप को पूरा जो है अगर कहा आ जाए उस पर रस्टिंग हो जाए। इसको बचाने के लिए उसमें जबरदस्त केमिकल जो है वो इस्तेमाल किए। तो दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग और शिप रिसाइकिल सेंटर हमारे यहाँ भारत में गुजरात में अलंग में। कभी आप गुजरात का अलंग टाइप करिएगा, गुजरात आपको मिल जाएगा, बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। और इसके ऊपर भी विवाद रहता है कि हम क्यों अपनी हवा को दूषित बना रहे हैं। जब वो शिप यहाँ आता है कटने के लिए, हम गैस कटर से जब उसको काटते हैं, कितना पॉल्यूटेड, हम उस पॉल्यूशन का शिकार होते हैं। ये तो वैसा ही है कि किसी देश ने कोई चीज बनाई और उसका उपयोग करके हमको डंप कर दी कि अब तुम इसका उपयोग करो। हम और कोई डंप यार्ड है क्या? पर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे तो भारत 2000 पुनर्चक्रण में दुनिया में अग्रणी देश बन गया है, बाकी तो हमारे कोई काम का नहीं। फिर है, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य के पहाड़पुर गांव में स्थित ऐतिहासिक गोसानी पीठ में पूजा अर्चना की, जिसमें देखो ये ट्राइब से जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ट्राइब से जुड़ा उड़ीसा में है मयूरभंज नाम की जगह जहां ये इवेंट हुआ। तो आपको दिख रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। और राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर गांव में मौजूद थी। प्रधानमंत्री गांव में डैश 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 जो है वो, बाकी तो हमारे, तो गोसानी पीठ है एग्जैक्टली क्या है, वो देव स्थल है। ठीक है, इस तरह के जो देव स्थल कई जगह होते हैं ना, जो पवित्र उपवन और देव स्थल है, तो वो कोई पूछ ले कि गोसानी पीठ, अभी ये नया क्वेश्चन है न्यूज में, इस नजरिए से पूछेगा, बाकी तो नहीं आएगा। अर्जेंटीना के पेंटागोनिया में स्थित लियोनेल मेसी की नई प्रतिमा की ऊंचाई 85 फीट 1 लाइन का है। हमारे यहाँ प्रतिमा थी, सब जो है वो आपको दिख रहा होगा, उससे अब ऊंची प्रतिमा है। तो न्यूज में आ गया कि भारत से हमने तो ऐसे भी हटा दी कलकत्ता में, कई कारणों, अब कारणों पे तो हम डिस्कशन ना करें। तो 1 लाइन के लिए कहीं याद रखना चाहो तो याद रख सकते। वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये 1 लाइन का है। अगर आपको याद रखना हो 70वें नंबर, 1 लाइन का, इसको समझने की जरूरत नहीं, कुछ भी इसमें जो है वो समझना नहीं है हमारे लिए। तो उस नजरिए से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन हमको आ सकता है। ये जो अगर कहा आ जाए आपको, अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको बन सकता है इसमें। 19 जून 2026 को वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग द्वारा रक्षा क्षेत्र के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, ध्यान रखिएगा पहले तो, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न और मिनी रत्न कैटेगरी 2 केवल सीपीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ही मिलेगा, और बाकी किसी को जो अगर कहा जाए ये दर्जा नहीं मिलता। ये ध्यान रखिएगा। आप सोचोगे कोई प्राइवेट कंपनी को जो है वो हम नवरत्न का दर्जा दे दें या इस तरह से दे दें, नहीं, उनके लिए नवरत्न कैटेगरी नहीं है। ये केवल सेंट्रल यानी सीपीएसई के लिए, या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडर जो एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए। तो अभी हाल ही में इसमें जुड़ा है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी इसमें अपनी जगह बना लेती है, कितनी बड़ी बात है। और भी है पहले, ऐसा नहीं कि नहीं बनाई है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये ना हमारा डिफेंस सेक्टर तेजी से बूस्ट हो रहा है। जहां 2014 से पहले हम 300-400 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे, 2025-26 में वो बढ़ के लगभग 35-36 हजार करोड़ रुपए हो गए। लगभग लगभग बता रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट तो मुझे भी अभी एकदम याद नहीं आ रहा,
बट 35-36 हजार करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट, जो हमारा 300-400 करोड़ का, आप इंटरनेट पे टाइप करो आपको मिल जाए। तो अब ये गार्डन रिच इसमें आ गया। तो नवरत्न जो है वो पीएसयू जो है वो GRSE, ये आपको पूछा जा सकता है इसमें। अब आपको तीन चीजें याद रखनी। पहला देखो, वर्तमान में भारत में जनरली जो नवरत्न महारत्न का जो कंसेप्ट है उसमें चार कैटेगरी होती है। एक होता है मिनी रत्न कैटेगरी 2, मिनी रत्न कैटेगरी 1, नवरत्न और महारत्न। अब मिनी रत्न कैटेगरी 2, मिनी रत्न कैटेगरी 1 और नवरत्न कंपनियों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि एग्जाम वाला जनरली पूछता है। वो ज्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछेगा महारत्न, या लेटेस्ट एकदम अभी कोई नवरत्न बनी होगी तो वो, अदरवाइज वो नहीं पूछता। ये आपको जो है वो याद रखना, मतलब कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो। अब इसका कंसेप्ट भी समझ लीजिए। देखो 1991 में भारत ने ओपन इकोनॉमी के मॉडल को अपनाया। ओपन इकोनॉमी मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। विदेशी कंपनियों को भारत आने की स्वतंत्रता मिली, लाइसेंस राज व्यवस्था हमने खत्म कर दी। अब हमारी कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चले, ये एक बड़ा, अगर कहा जाए, चैलेंज हो गया कि भाई अब हमारी कंपनियों को भी तो कदम से कदम मिलाकर जो है वो चलने के लिए कुछ करना चाहिए। तब जो है अगर कहा आ जाए कि भारत सरकार को लगा कि अब कुछ हमको इनको स्वायत्तता देना चाहिए, मतलब कुछ जगह कहा जाए स्वायत्तता हो कि वो खुद इन्वेस्ट कर ले या जो भी। तब 97 में पहली बार एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर कोई कंपनी महारत्न का कैटेगरी, हालांकि महारत्न बाद में आई है ना, 97 में नहीं आई, बाद में आई, लेकिन अभी मैं पूरा समझा रहा हूं तो उसी से जोड़। तो एक कंसेप्ट आया कि अगर आपको महारत्न कंपनी में जाना है तो आपके कुछ टारगेट है, जैसे नेट प्रॉफिट है आपका, उन्होंने एनुअल 3 साल का, वो आप 2,500 करोड़ बता दो। या जो है अगर कहा जाए आपकी नेटवर्थ 3 साल की जो 10,000 करोड़ बता दो, ये एग्जाम में नहीं आते। लेकिन आपको एक लाइन याद रखना, अगर किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा मिल गया तो वो 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट बिना सरकार की परमिशन के कर सकते। नवरत्न मिल गया तो 1,000 करोड़, मिनी रत्न कैटेगरी 500 करोड़ और मिनी रत्न कैटेगरी 250 करोड़। इसको ऐसे समझते हैं देशी भाषा में, आप शहर गए, ध्यान समझिएगा, आप शहर गए, आप एक कंपनी मान लो अपने आप को, और सरकार मान लो अब अपने पापा, आप PSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली गए या इंदौर गए, जहां भी आप गए, और वहां आपके पापा ने आपसे कहा कि बेटा कोई अच्छा बढ़िया मकान देख लो, 30-40 लाख का अपन ले लेंगे। अब आप वहां मकान देखने गए, आपको एक मकान पसंद आ गया, आप अपने पापा को फोन लगा रहे, पापा ऐसा ऐसा मकान है। पापा ने कहा ठीक है मैं आता हूँ देखता हूँ। पापा बहुत बढ़िया मकान है और अभी डील नहीं करी तो बिक जाएगा, ठीक है बेटा मैं आऊंगा, मैं देखूंगा, मैं बात करूँ। क्योंकि आपको स्वायत्तता नहीं थी, आपको केवल कितना अधिकार दिया था कि आप देखो और हमको इन्फॉर्म करो। अब पापा जब पहुंचे, जब तक मकान बिक गया, तो फेयर कंपटीशन बिगड़ गया। अब महारत्न कैटेगरी के कंसेप्ट से उसी बच्चे और पापा को देखें। महारत्न कैटेगरी का कंसेप्ट ये कहता है 5,000 करोड़ को हम 50 लाख से कंपेयर कर। पापा ने कह दिया कि बेटा अगर इंदौर में कोई बढ़िया सा ये क्राइटेरिया है, इसके हिसाब से 50 लाख का मकान मिल रहा हो, तो तुम देख लेना, डील कर देना फाइनल, टोकन अमाउंट दे देना, बाकी पैसा हम यहाँ से ट्रांसफर कर। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि उस कंपनी को ज्यादा अधिकार मिल गया इन्वेस्टमेंट, वो डिसीजन मेकिंग में आगे बढ़ने लगी, वो फेयर कंपटीशन में आगे बढ़ने लगी और सही समय पर निर्णय लेने लगी। इस प्रकार आज अगर कोई कंपनी महारत्न का दर्जा हासिल कर चुकी है तो 5,000 करोड़ का, नवरत्न का हासिल कर चुकी है तो 1,000 करोड़ तक का, मिनी रत्न कैटेगरी 1 कर चुकी है तो 500 करोड़ तक का, और मिनी रत्न कैटेगरी 2 है तो पहले तो 250 करोड़ था, अब जो है वो 300 करोड़ तक का उन्होंने उसमें अपग्रेड कर दिया, वहां तक जो है वो अपना जगह जो है वो बना सकते हैं। तो बस ये अपने को याद रखना, बाकी और कुछ काम करें। भारत के वैश्विक एवं घरेलू व्यापार रुझानों के लिए विश्लेषण करने वाली महत्वपूर्ण पत्रिका ट्रेड वॉच क्वार्टरली किसके द्वारा जारी की थी? नीति आयोग। अगले वीक के करंट अफेयर, ये मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगले वीक इसकी रिपोर्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस वीक आर्टिकल बड़ा हो गया, नहीं तो इसी वीक पढ़ाता। अगले वीक इसकी रिपोर्ट में बताऊंगा कि हम किस देश को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, किस देश से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, कौन सी चीजें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कौन सा सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। इस रिपोर्ट में ये सब सूचनाएं डली हुई हैं, इसका एक पेज मैंने आपके लिए अटैच कर दिया है। जैसे आपको एक्सपोर्ट में दिख रहा है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम USA को कर रहे हैं, उसके बाद UAE को, फिर चाइना। इंपोर्ट में हम सबसे ज्यादा चाइना को कर रहे हैं, फिर UAE को, फिर USA को। ये इसी के स्क्रीनशॉट है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीक वाले करंट अफेयर्स में जो है वो पढ़ाई दूंगा।
तो ये अपने को याद रखना है। तो ये हो गया इस वीक का करंट अफेयर्स। तो जो बच्चे बहुत लंबे समय से जुड़े हैं उनको थोड़ी सी निराशा भी, बच्चों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया कि सर आपने करंट अफेयर्स की क्लासेस ही बंद कर दी। मुझे लगा कि भले ही 200 या 100 ही देखते हैं, पर उनके लिए मेरी जिम्मेदारी तो है। इसलिए मैंने अब वीकली करंट अफेयर शुरू कर दिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही यूनिक टेस्ट सीरीज है, आपको बिल्कुल अंदर आत्मा तक मजा आ जाएगा। पेपर बहुत कम है, लेकिन डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि पेपर उससे पकड़ में आ सकते। और कुछ 40-50 मैंने अपने जो वीडियो हैं आपको फ्री दे रखे हैं। आप चाहें तो ऐप डाउनलोड करके नीचे स्टोर पे क्लिक करेंगे तो फ्री वीडियो में 2-4 वीडियो आप रन करके भी देखेंगे तो आपको समझ पड़ेगा कि कितनी हेल्प हो। उन वीडियो से ही बहुत हेल्प आपको जो है वो हो जाएगी। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है। इसके साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स की क्लासेस फ्री मिलती हैं। एमपीपीएससी प्री 2027 का बैच ज्वाइन करना हो तो संपर्क कर सकते हैं। एक अच्छा बैच है, हेल्दी बैच है। और लाइव सेशन रहते हैं, बच्चे कम्युनिकेट करते हैं। उनका व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हमने अच्छे से प्लान कर रखा है, उनको हर क्वेश्चन को आंसर करते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। बाकी मेंस भी आप चाहें तो तैयार कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके कोर्स की लिस्ट पे जाके कोर्स दे सकते हैं। एमपीजी के कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, जैसे साइंटिफिक ऑफिसर या कोई भी, तो एमपीजी के का तो एक ये कोर्स से पूरा कवर हो जाएगा, ये तो श्योर शॉट है, इसमें कोई दो राय की बात। ये तो आपका मुद्दा है, इस मुद्दे पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। नेक्स्ट वीक एक और वीडियो लाऊंगा। साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी की एक टेस्ट सीरीज हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो जुलाई मिड तक हम लोग लॉन्च कर देंगे। अभी जून मिड तक था, लेकिन चूंकि हम फॉरेस्ट की टेस्ट सीरीज के टेस्ट, अभी हमारा आखिरी टेस्ट अभी 2 दिन के बाद अपलोड हो जाएगा, तो फिर हम जुलाई में इसको जो है वो लेकर आएंगे। तो इसका एक वीडियो बनाऊंगा मैं, आपको ये बताऊंगा, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसमें ये बताऊंगा कि एक्चुअल ये जो पेपर है इसका नेचर अलग है ना, इसका नेचर अलग। तो उस नेचर को समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। बहुत धन्यवाद आपको, खूब आगे बढ़िए, उन्नति कीजिए। ठीक है, और आपके साथ हूँ। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, बुरे भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि अच्छा नहीं पढ़ाया तो मैसेज करते हैं, सुधार तो करना हमारा दायित्व ही, करेंगे सुधार आपके लिए जो भी बनेगा। थैंक यू वेरी मच।